तो अब सरकार जल्द ही 14 नई नीतियों पर काम करना शुरू करने वाली है, जिससे कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में जीडीपी इस प्रदेश की और ज्यादा बढ़ेगी। जो अभी तक काम हुआ है उसको नए स्तर पर ले जाने की बात हो रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, गिरिराज किशोर जी कांग्रेस प्रवक्ता है, टीकम राठौर जी यूकेडी प्रवक्ता है और राजेंद्र बिष्ट जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। राजेंद्र बिष्ट जी, आपके पास आएंगे। अभी तक की जो ग्रोथ रही है इकोनॉमिक स्तर पर इस प्रदेश की, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? और ये जो कहा जा रहा है 14 जो नई नीतियां आने वाली है उससे जीडीपी बढ़ेगी, क्या लग रहा है आपको? दिव्या जी, जहाँ तक उत्तराखंड की जीडीपी का सवाल है, तो जो अभी बजट 2024-25 का जो आया था, उसमें करीबन करीबन जो प्रावधान थे वो करीबन 89,000 करोड़ का जो है ये एनुअल बजट था। जी उसके बाद 5,013 करोड़ का एक सप्लीमेंट्री बजट आया था। तो ये हेलो जी जी सर, आप सुन पा रहे हैं? तो संपर्क यहाँ पर टूट गया, एक बार फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे। संजीव वर्मा जी, आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि यहाँ पर जीडीपी बढ़ी है। आप लोग नीति आयोग की रिपोर्ट में भी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, सतत विकास की लिस्ट में आप लोग आगे हैं और अब तैयारी और बढ़ा रहे हैं। क्या कहेंगे इसे लेकर? देवी जी, देखिए, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, जिनका जो युवा मुख्यमंत्री हैं, युवा सोच हैं, दृढ़ सोच के धनी हैं और जो कहते हैं वो करते हैं, एक ये उनका एक तरह से उनकी शख्सियत में शुमार हो गया है ये। क्योंकि 2022 में हमने जिस प्रकार से अपने संकल्प पत्र में जनता से जो वायदे किए थे, हमने अक्षरशः उनका पालन किया। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, उत्तराखंड में जितना भी डेवलपमेंट हम कर सकते हैं, हमने एक कदम उससे और ज़्यादा आगे बढ़ के काम करना है। यह एक संदेश उन्होंने पूरी सरकार को भी दिया है, अधिकारियों को भी दिया है। और जिस प्रकार से उनका विजन 2025 यानी सन 2025 में उत्तराखंड देश का सर्वप्रथम राज्य बनेगा, उसी दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। हम चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जो 2 लाख करोड़ रुपए की इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं परियोजनाएं उत्तराखंड में चल रही हैं, उसमें हम चाहे ऑल वेदर रोड की बात करें, कर्णप्रयाग रेल परियोजना की बात करें, इकोनॉमिकल इकोलॉजिकल जो हमारा कॉरिडोर बन रहा है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे, जिसमें एक बड़ी बात इससे ये होने जा रही है कि इससे एक आवाजाही का एक साधन के रूप में तो हम इसको देख रहे हैं कि जहाँ 8 घंटे की जो हमारा सफ़र था वो मात्र 2.5-3 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही अभी तक आप ये देखिएगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में को भी इससे बूस्टअप होएगा, क्योंकि अभी तक क्या होता था, जितनी भी हमारी ऑटोमोबाइल में कारें, गाड़ियाँ और हैवी मशीनरीज आती थी, वो डांट की वजह से मोहंड में या बिहारीगढ़ में कहीं पर भी उनको उतारना पड़ता था और वहाँ से फिर दोबारा से छोटे साधनों से यहाँ तक आती थी। अब क्योंकि इकोनॉमिकल कॉरिडोर बनने की वजह से वो हैवी मशीनरीज भी आएंगी और जिस तरह से ये एक नेशनल पार्क के रूप में हम, क्योंकि उसका लगभग 10-12 किलोमीटर का जो एलिवेटेड रोड है, वो पूरा जंगल सफारी का भी यात्री आनंद लेंगे। तो मैं सोचता हूँ टूरिज्म को जबरदस्त पंख लगने वाले हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अभी विजन है कि हमने जीडीपी को डबल करना है, उस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे हम टूरिज्म की बात करें, चाहे हम कृषकों की बात करें, किसानों की आय दोगुनी करनी है। आप ये देखिए, जब से हमारी सरकार आई है, जो हमारे यहाँ गन्ना सबसे ज़्यादा होता है और गन्ना मूल्य का भुगतान पिछली सरकारों में लटका लटका रहता था, और हमारी सरकारों ने, जब से हमारी सरकार आई है, इंस्टेंटली उस वर्ष का उसी वर्ष में पूर्ण भुगतान किसान को किया जाता। उससे एक बड़ा फायदा जो हुआ है, किसान जो साहूकारों के चंगुल में फंसता था,
अपना मूल्यों का भुगतान करने के लिए और उसको उससे मुक्ति मिली है। और मैं सोचता हूँ किसान भी सुदृढ़ हुआ है, समृद्ध हुआ है, और किसान के लिए तमाम, चाहे उसके बीज की उपलब्धता हो, चाहे ट्रैक्टर की उपलब्धता हो, चाहे अन्य जो उपकरण है उसकी उपलब्धता हो, उसमें 80% तक की सरकार हमारी सब्सिडी दे रही है। और एक बड़ी चीज क्या है, आयुष क्षेत्र में जिस तरह से मैंने पहले कहा कि टूरिज्म सेक्टर को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने उत्तराखंड की जो आय है उसको हमने कैसे बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। उसमें एक मेडी टूरिज्म के ऊपर भी सरकार बहुत तेजी के साथ ध्यान दे रही है और उसके ऊपर काम कर रही है। जिस तरह से अभी जैसे टूरिस्ट आते हैं तो अभी बहुत से ऐसा भी होता है कि जैसे विदेशों से या कहीं और जगहों से अपने इलाज कराने के लिए भी जैसे हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, यदि वो यहाँ पर आते हैं तो हमारे उत्तराखंड की इकोनॉमी भी बढ़ती है। और अभी जिस तरह से हमारे राजस्व मंत्री, वित्त मंत्री जी ने यहाँ पर उल्लेख किया कि उत्तराखंड, मैं सोचता हूँ अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो देश का बहुत ही छोटा राज्य है, लेकिन चौथे नंबर पर आना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान के रूप में इसको हमने देखना चाहिए। और सरकार बेहतर काम कर रही है, विकासवाद की यहाँ पर राजनीति चल रही है और विकासवाद के साथ हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, राजेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, अपनी बात पूरी कर सकते हैं आप। जी जी, जैसा मैंने आपको बताया था कि इस साल का जो बजट है वो करीबन जो है इंटरिम बजट को मिला के करीबन 94,000 करोड़ का जो है बजट जो है इस साल का दिया 2024-25 का, जो कि अगर आप देखें पिछले 10 सालों में जो है करीबन ऑलमोस्ट जो है डबल हो गया। और जहां तक हम जीडीपी की बात करते हैं, जीडीपी करीबन 3.5 लाख करोड़ की हमारी जो है जीडीपी इस साल एक आंकलन है कि इतना होगा। लेकिन जिस तरह के हमने लक्ष्य रखे हैं आने वाले सालों में, हम 27 तक ये कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट जीडीपी में हम डबल कर देंगे और उसके बाद जो है हम 5 लाख 5.5 लाख करोड़ की जीडीपी होगी। उसके बाद करीबन 29-30 में करीबन हमारा जो है ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। मेरे हिसाब से थोड़ा सा हमारे लक्ष्य बहुत ऊपर है, लेकिन इसको अचीव किया जा सकता है इस जो टारगेट को, इसलिए क्योंकि अगर हम अभी जो हमारी जीडीपी जो ग्रोथ है वो करीबन 7% के आसपास है। वो फ्लैक्चुएट करती है, लेकिन हम ऑन एन एवरेज हम करते हैं 7% की हमारी जीडीपी है, जो नेशनल जीडीपी से जो है करीबन 0.5% ज्यादा है। तो अगर हम ये कहते हैं कि अगर हम करीबन 1 या 1.5-2% के जीडीपी का हर साल बढ़ाते रहे और कंपाउंडिंग इफेक्ट अगर आएगा, तब जाके कहीं जाके हम लोग जो है 11-12% के कंपाउंडिंग में हम लोग जो है 2030 में ऑलमोस्ट जीडीपी को डबल कर देंगे। उसके लिए बहुत सारी चीजें हमें ये देखनी पड़ेगी कि किस क्षेत्र में हम काम कर सकते हैं। जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमें बनाना होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही अगर आप ये देखें कि जो पर्यटन है, जो टूरिज्म है, टूरिज्म को हम बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा टूरिज्म में बहुत दो अलग अलग हैं, एक रिलीजियस टूरिज्म है और एक नेचुरल जो लेजर टूरिज्म है, या हम उसको जोड़ सकते हैं किसी से आयुर्वेद में और या वेलनेस के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो टूरिज्म एक तरह का बहुत अच्छा जो है हमें एक बैकअप दे सकता है हमारे जीडीपी को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा जहाँ तक कृषि क्षेत्र की बात है, कृषि क्षेत्र में भी क्योंकि पहाड़, ज्यादातर हिस्सा पहाड़ का है और वहाँ पे कृषि बहुत कुछ ऐसे उत्पाद नहीं होते हैं कि जिनकी जो है मतलब या तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, उसका जीडीपी में मतलब अगर आप ये देखें इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन जिस तरह से हमने अल्टरनेटिव और हमें जो है मतलब कुछ ऐसे अनाज, हमने जो मोटा अनाज है, इस तरह के अनाज का हमने जो उत्पादन बढ़ाना, उसमें हम मोटिवेट कर रहे हैं वहाँ के लोगों को कि बढ़ाए, तो उसमें जो है अच्छा उसका प्राइस मिलता है और जिससे जो है वहाँ पे कृषकों को, मतलब जो वहाँ पे फार्मर्स हैं, उनको भी जो है एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट की जा सकती है। उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में एक उत्पाद को लेके हम चल रहे हैं, तो एक अपने आप में बहुत सराहनीय कदम है। जहां तक बात ये है कि सब बातों में हम अगर हम ये देखें कि हमारा रेवेन्यू कलेक्शन, इसमें जीएसटी में करीबन 14 से 15% जो है
हमारा लास्ट ईयर से बढ़ा है। तो ये इस तरह का जो है हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, जो हमारे जीडीपी में एक इकोनॉमी का जो है एक मतलब एक फैक्टर हमें लग रहा है कि इस तरह से हमें पॉजिटिवनेस आ रही। लेकिन अब हमें उसको कैसे करना है, उसको किस तरह से जो है धरातल पे लाना है, उस हिसाब से हमें काम करना होगा। क्योंकि स्टेट बहुत छोटी है, स्टेट का क्षेत्रफल बहुत कम है, यहाँ पे सीमित संसाधन है, उनको देखते हुए मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ सोचना, अल्टरनेटिव वे से सोचना, और जो ऐसे काम करें कि जो 2-3 साल में हमें इमीडिएट रिजल्ट दें, इसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। लेकिन जो इसका नेगेटिव पार्ट क्या है, नेगेटिव पार्ट क्या है, क्योंकि इकोलॉजिकल फ्रेजाइल जो स्टेट है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो है इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें कि बहुत ज्यादा घनत्व तो नहीं है उसका, आपका पॉपुलेशन का, वो भी हमें देखना पड़ेगा। अगर पॉपुलेशन ज्यादा माइग्रेट करती है तो दबाव होगा, और उसमें संसाधनों का जो है किस तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो हमें बेसिकली कैपिटलाइज करना पड़ेगा कि हम किन किन सेक्टर पे जो है कंसंट्रेट कर सकते हैं, जो हमारी जीडीपी को इमीडिएट बूस्ट दें, और तब हम अपने लक्ष्यों की तरफ हम जा सकते हैं। बिल्कुल। गिरिराज जी, विपक्ष लगातार विकास के जो काम लगातार हो रहे हैं यहाँ पर, उसे लेकर प्रश्न चिन्ह उठाता रहा है, लेकिन अब जो लक्ष्य रखे जा रहे हैं, जो बात कही जा रही 14 नई नीतियां, क्या कहेंगे उसे लेकर? कुछ आशावादी आप लोग हैं? दिव्या जी, 7 वर्षों से भाजपा इस समय रूल कर रही है, उत्तराखंड शासित है भाजपा। आज अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से करण महाराज जी, जो हमारे यशस्वी प्रेसिडेंट हैं, महाराज जी के नेतृत्व में अगर कुछ सवाल बनते हैं, तो निश्चित रूप से सवाल ये बनते हैं कि भाजपा अगर ये कहती है कि 2025 में हम अव्वल दर्जे पे, पहले पायदान पे प्रदेश को लेके आ जाएंगे, या ये कहती है कि जीडीपी हमारा 2027 और उसके बाद 30 तक लगभग जो है डबल हमारा हो जाएगा जीडीपी, बहुत अच्छी बात है, इसको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। लेकिन ये बातें जो हो रही हैं भाजपा के द्वारा, आज अगर दिव्या जी अगर ग्राउंड जीरो पे जाके वाकई अगर आप देखते हैं स्टेट प्लान से इम्प्लीमेंटेशन कितनी है ग्राउंड जीरो पे, अगर पर्वतीय क्षेत्र की मैंने हमेशा बात रखी कि उत्तराखंड पृथक राज्य लेने के पीछे जो अवधारणा थी, वह अवधारणा ये थी कि आखिरी जो पर्वतीय क्षेत्र में जो आखिरी पायदान का जो ग्रामीण है, उस तक फैसिलिटीज पहुंचे, सरकार से वो लाभान्वित हो, उसके बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिले, निश्चित रूप से उसको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिले, वो पारंपरिक खेती जो वाकई एक समय पे पूरा डिपेंड उस पे होता था, पूरा परिवार, उसकी अच्छी उपज होती थी। आज जो पलायन जो हो रहा है, लगभग माइग्रेशन हो रहा है पर्वतीय क्षेत्र से, हो चुका है 60 और 70%। वो उसके अगर मूल में हम जाते हैं तो मूल में कारण ही वो है कि उसको फैसिलिटीज नहीं मिल पाई, वाकई उसको रोजगार परक योजनाएं नहीं मिल पाई जो धरातल पे उतरनी चाहिए थी। आज अगर पारंपरिक खेती की बात बार बार मैं करता हूं कि मंडवे की, झंगोरी की अगर मैं बात करता हूं, वाकई पहाड़ी दालों की बात अगर रखी जाती है, इस वजह से रखी जाती है कि 12 और 17 के बीच में हम लोगों ने, जब सरकार थी हम लोगों की, कांग्रेस की, हम लोगों ने खरीद मूल्य उसके तय किए थे, निश्चित रूप से उसमें विपणन की व्यवस्था हमने बनाई थी। आज अगर मैं विलेज टूरिज्म की बात करता हूँ, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे मैं स्वयं जब जाता हूँ पहाड़ में, अपने घर जाता हूँ, गाँव जाता हूँ, तो ग्राउंड जीरो पे जो स्टेट प्लान से इंप्लीमेंटेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये ठीक है, एक्सप्रेस हाईवे की बात तो हो रही है जो सेंटर के विषय है, आज निश्चित रूप से ऑल वेदर रोड की भी बात हो रही है, लेकिन साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर जीडीपी बढ़ाने की आप बात कर रही है सरकार, तो ग्राउंड जीरो पे अगर विलेज टूरिज्म की मैं बात कर रहा हूं, तो विलेज टूरिज्म में कितने गांव आपने हाइजीन किए, कितने गांवों को वाकई आप इस परिवेश में लाए कि वो टूरिस्ट जो आना चाहता है पहाड़ में, वो उसी पहाड़ के व्यंजन को, उसका स्वाद लेना चाहता है। निश्चित रूप से आपने उस क्षेत्र में क्या काम किया जिससे कि हमारा वो पहाड़ में रहने वाला जो मांस है, निश्चित रूप से वो भी लाभान्वित होता, उसको रोजगार मिलता। साथ में आपने हॉर्टिकल्चर में क्या किया है, अगर हॉर्टिकल्चर में बार बार मैं कहता हूं कि हिमाचल को एग्जाम्पल बनाओ, यशवंत सिंह परमार, निश्चित रूप से उन्होंने हॉर्टिकल्चर में सेब आज डिलीशियस क्यों होता है हिमाचल का,
हमारा आज भी अदना सा सेव हो रहा है, क्योंकि साइंस वहां इन्वॉल्व थी, विज्ञान वहां इन्वॉल्व थी। निश्चित रूप से यहाँ की जो स्थिति है पहाड़ की, पर्वतीय क्षेत्र की, आप देखिए हमारे यहाँ सेब आज भी अदना है। आज हम कीवी की तरफ अगर थोड़ा आगे बढ़ने जा रहे हैं, निश्चित रूप से क्लाइमेटिकली कई गांव, कई क्षेत्र ऐसे हैं जो कीवी के लिए पूरी तरह से अनुकूल हैं, जो क्लाइमेट जो है ऐसे इस तरह के फल जो है हमारे हो सकते हैं, फ्रूट्स जो है। निश्चित रूप से जीडीपी बढ़ सकती है अगर सरकार केवल कागजी वादे ना करे, सरकार केवल एसी में बैठ के अगर प्रोग्राम बनाती है तो उसकी इंप्लीमेंटेशन अगर धरातल ग्राउंड जीरो पे नहीं होती है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं निश्चित रूप से, तो ये सारे जो आंकड़े हैं कागजी हैं, भरमाने वाले आंकड़े हैं, निश्चित रूप से बरगलाने वाले आंकड़े हैं। आप लोग भाई स्टेट प्लान से अगर कोई भी प्रोग्राम ले जा रहे हैं तो पूरी तरह से ठोस तरीके से आप जाएं, उसको इंप्लीमेंट करें निश्चित रूप से। और ये जो 2.5 वर्ष का भी तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, 2.5 वर्ष इनका कार्यकाल अभी बच रहा है। निश्चित रूप से जो सुप्तावस्था में सोई हुई स्थिति में होते हैं, क्योंकि हम ग्राउंड जीरो पे जाते हैं, हम लोग देखते हैं निश्चित रूप से वहां हाल क्या है। तो इम्प्लीमेंटेशन की ओर जाना चाहिए, खाली नंबर से काम नहीं चलेगा। टीकम राठौर जी, आप लोगों से बेहतर इस प्रदेश की अवस्था कोई नहीं जानता। अगर हम कहते हैं नीति आयोग की रिपोर्ट में उत्तराखंड सतत विकास में नंबर 1 है, हम लोग जीडीपी में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जो प्रति व्यक्ति आय है वो दोगुनी हो रही है, आगे भी इसके लेकर काम करेंगे, कितने आशावादी और आश्वस्त आप लोग नजर आ रहे हैं? देखिए दिव्यदर्शिनी जी, आर्थिक विकास का जो सर्वोच्च पैमाना है ये 3 भागों में इसको बांटा जाता है, जिसमें प्रथम उसमें जिसमें कृषि है, मुर्गी पालन है, ये तमाम कृषि जो ज़मीन से जुड़े हुए काम है, इसमें 9.9% इनका है। और ये जीडीपी की बात कर रहे हैं कि हम जीडीपी बढ़ा रहे हैं, जो सबसे बड़ा ग्रोथ हमारा बढ़ना है वो यहीं पे कम हो रहा है। दूसरी बात, द्वितीय क्षेत्र में देखता हूँ विनियमितीकरण में जो इसका है, इनका 46.84 है। चलो इसमें हम थोड़ा मान लेते हैं, जबकि इसमें भी कम से कम 60-65 से ऊपर जाना चाहिए, जो 50% से ऊपर ही रहना चाहिए सारी जगह, जो सही माना जाता है आर्थिक दृष्टि से। तृतीय उसमें हम देखते हैं 43.17%। तो ये कहाँ ये बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने इतने पैमाने बढ़ा देते हैं। अब मैं इसको उसमें उपक्षेत्रों में भी खोलता हूँ इसको। कृषि में है, इसमें जो ये 9.9 मैंने बताया था, इसमें कृषि में भी आपका 39% बैठ रहा है, जो कृषि क्षेत्र से इसका आ रहा है। और द्वितीय वानिकी और लट्ठा वगैरह जो इसमें आ रहा है, इसमें 25% इसमें आ रहा है। और पशुपालन से आ रहा है 24%, और मत्स्य पालन से आ रहा है आपका 0.36% आ रहा है। और इसी तरीके इनमें भी 10% के आसपास, 10.25 के आसपास आता है। और विनियमीकरण में जो हम बताना चाहते हैं, जो इसमें सड़क जो भूतल से आधारित कार्य होते हैं, इसमें 68.23% आता है, जो इनका ये बता रहे हैं। और भवन निर्माण का जो अभी 23-24 का बता रहा हूँ मैं, ये कोई ज्यादा दूर का नहीं बता रहा जी। ये इनका है भवन का है, इसमें 2 भागों में इसको क्रम को बांटा जाता है। तो इसमें 23% तो ये बैठ रहा है। और जो गैस, विद्युत गैस वगैरह और जलाशय जो इसमें है 8% इसका आ रहा है। तो ये सारी जो व्यवस्था है ये 46.84 के तहत आ रही है। ठीक, तो कहाँ इसमें जनरेट, तो मुझे नहीं लग रहा। जब आप जो पूरा उत्तराखंड का जो दारोमदार है वो हमारे खेती पर है, जमीन पर है। जहाँ हमारे 18 लोग होते थे परिवार के, वो सारे उसी से पलते थे। बहुत कुछ चीजें ऐसी होती थी, जो 1-2 कर्मचारी होते थे परिवार से, वो अपनी आय को जनरेट करने के लिए, परिवार को कुछ समस्याएं ऐसी आती थी जो मतलब एक होना चाहिए था घर से, तो ऐसे होते थे, तो बढ़िया हमारे परिवार चल रहे थे। ये खेती का जो इनका फंडा है पूरा बिल्कुल इन्होंने डिस्ट्रॉय कर रखा है। और अब तीसरे जो इसमें मैं आता हूँ, इसमें व्यापार, होटल, ये जलपान गृह, तो इसमें भी इनका क्या है 35% तो इसमें आ रहा है, जलपान गृह और ये होटल में आ रहा है। चलो इसमें भी मैं मान लेता हूँ, जबकि इसका 43.17 है, जो ये तृतीय उसमें मैं इसको ले रहा हूँ, मैं उपक्षेत्र में इसको खोल रहा हूँ। और परिवहन में इनका 14% आ रहा है। इसी तरीके से इनके सारे उसमें बहुत माइनर उसमें इसका जो ग्रोथ है वो बढ़ते हुए हमें दिख रहा है। और जिस प्रकार से ये कीर्तिमान गढ़ रहे हैं, पूरे भारत के अंदर कीर्तिमान गढ़ रहे हैं, तो क्या यहाँ अनपढ़ बैठे हैं क्या उत्तराखंड में? हम नहीं जान रहे हैं क्या क्या चीजें इसमें कहाँ से बढ़नी है। हम इसमें इनकी जो एक 14 नीतियां, ये ग्रीन हाइड्रोजन, ये ग्रीन हाइड्रोजन हम इसकी बड़ी तारीफ करेंगे। यदि ग्रीन हाइड्रोजन, हम तो चाह रहे थे कि बिस्लरी
की जो फैक्ट्रियां है वो लगवाते हैं। हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं था। इमीडिएटली हमें बिस्लरी की, यदि हम भी सरकार में आएंगे तो हम बिस्लरी की फैक्ट्रियां लगाते हैं। लेकिन इन्होंने नई नीति के तहत ग्रीन हाइड्रोजन की जो निर्माण की बात की है, जो इसका जो पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करना, इसमें हमारा पॉल्यूशन में भी ज्यादा फर्क नहीं होता, जो साइंटिफिक फैक्ट है। तो ठीक है, यदि इसमें हम शिपों के लिए इसको हम भेज सकते हैं तो ये करना चाहिए। और नीतियां भी कई है, तो मैं आगे बिल्कुल टीकम जी आपको यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लगातार हम चर्चा करेंगे जो 14 नीतियां हैं जिन पर काम किया जा रहा है, क्या ये पुरानी नीतियों को संशोधित किया जा रहा है या नए सिरे से नीतियां। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा की ओर बढ़ेंगे। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से इस प्रदेश की जीडीपी को आगे बढ़ाया जाए। 2025 का लक्ष्य यहाँ पर सर्वांगीण प्रदेश बनाने का रखा गया है, अव्वल प्रदेश बनाने का रखा गया है। अब इस पे काम किस तरीके से होगा, मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं राजेंद्र बिष्ट जी। जिस तरीके से हम पैरामीटर्स की अगर बात करते हैं, आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपने कहा काम होने हैं, क्योंकि अभी बहुत समय बाकी है, लेकिन ऐसे कौन से सेक्टर्स आपको लगते हैं जिसमें इतना काम हुआ है कि हम सतत विकास में आगे हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट में नंबर 1 पहुंच चुके हैं और ये सारी चीजें जो नंबर्स प्लस होते जा रहे हैं, बड़े बड़े आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं? देखिए, जहां तक बात यह है कि हमारे पास जो अभी जो जिसमें हमारी ग्रोथ हुई है, पहला तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी ग्रोथ हुई है और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है एक हमारा जो है सबसे बड़ा जो सेक्टर है। दूसरी चीज अगर आप ये देखें कि जहां तक जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है 14 से 15% बढ़ा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्लस सर्विस सेक्टर पे भी हमारी ग्रोथ हुई है। तो हम ये देख सकते हैं कि सर्विस सेक्टर में किस जगह हमारी ग्रोथ हुई है, साथ में हम ये देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे किस किस जगह पे हमारी ग्रोथ हुई है, वो हमारा जीएसटी कलेक्शन का जो है ग्रोथ दिखा रहा है। ठीक है, तो दूसरी चीज है, पर जहां तक बात यह है कि इसके अलावा हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी, क्योंकि जीएसटी में जैसे हम पर्यटन की बात करें तो पर्यटन में क्या है कि जितनी भी मतलब आप ये समझ लीजिए रिलीजियस के लिए जितनी हेली सेवाएं हैं, या आप ये देखें कि मतलब जैसे हमारा जो है मतलब इसके अलावा और मतलब मैन्युफैक्चरिंग के अलावा जितना भी हमारे पास जो जीएसटी कलेक्शन है वो हमें बता रहा है कि हमारी ग्रोथ हो रही है। लेकिन हमें जो है ना, जो टूरिज्म की हम जो बात करते हैं, रिलीजियस जो टूरिज्म है उससे जो हमारी ग्रोथ है वो ग्रोथ हमारी उतनी नहीं हो पा रही है जितनी हमारी जो है एक नॉर्मल जो वेलनेस जो टूरिज्म है या जो एक्चुअली जो टूरिज्म के लिए यहाँ लोग आते हैं वो हमें जो है ग्रोथ दे रहे हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारा कंसंट्रेशन जो है रिलीजियस टूरिज्म में ज्यादा हो या वेलनेस टूरिज्म पे ज्यादा हो। तो ये हमें सारी कुछ चीजें देखनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं वो क्रय ये हमें ये दे रहा है कि हमारी ग्रोथ सही रास्ते में, लेकिन हम उसको कैसे जो है आगे जो है उसको फास्ट करें, कैसे उसको बढ़ाएं, इस चीज पे हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा। उन सेक्टर को हमें पैसा एडिशनल एलोकेशन करनी पड़ेगी जिससे वो सेक्टर जो है और जो है मतलब परफॉर्म कर सके और जो है जीडीपी में जो है उनका जो है एलोकेशंस के होने से उनका जो है जीडीपी में उनकी भागीदारी बढ़े। अच्छा, आपने एग्रीकल्चर की बात की, यहाँ पर सवाल ये उठा कि कौन सा ऐसा एग्रीकल्चर में भी सब कैटेगरी है जिसमें आपको लगता है ज्यादा बूम कर रहा है यहाँ पर, पहाड़ों के लिहाज से अगर बात करें और इतनी ज्यादा विषम परिस्थितियां यहाँ पर है, अगर एग्रीकल्चर में हम बूम कर रहे हैं तो? देखिए, एग्रीकल्चर की जहां तक हम बात कर सॉरी वो हमारा जो है एग्रीकल्चर में पहाड़ वाला जो हमारा एग्रीकल्चर है वो हमें एक जरूर परिवार को थोड़ा सा पैसा दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा बड़ा है वो मैदानी हिस्सों को बड़ा है। आप ये देखिए कि जहां तक उधम सिंह नगर की बात करें या हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जो दोनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये जो है नैनीताल का जो नीचे वाला हिस्सा है, तराई वाला हिस्सा, यही जो है एग्रीकल्चर में हमें बहुत अच्छी मतलब एक ग्रोथ दे रहा है, न कि पहाड़ वाले जो एग्रीकल्चर में दे रहे हैं। तो पहाड़ वाले एग्रीकल्चर में अगर आप समझे उससे नहीं है। और जैसे हम गन्ना की बात कर रहे हैं, हम चीनी मिलों की बात कर रहे हैं, जो रिवाइवल हुए हैं वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है ग्रोथ जो है उत्तराखंड की ग्रोथ में उनका जो है एक पार्टिसिपेशन हो रहा है। अच्छा संजीव जी, आपने यहाँ पर कहा था जिस तरीके से ये काम चल रहे हैं, आपने इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करी, ये तो वो प्रोजेक्ट्स है जो ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं, अब स्टार्ट होंगे। ये जो 14 नीतियां हैं वो अभी बनेंगी, तो यही समझने का प्रयास है क्या ये 14 नीतियां वो हैं जो पहले बनाई गई थी उसी में संशोधन करके और बेहतरी की ओर जा रहे हैं, या सेपरेट 14 नीतियां बनाई जा रही हैं जिस पर काम होगा जो आगे इसमें एड ऑन करेंगी जीडीपी में? देवी जी देखिए, सरकार की मंशा है हमने जीडीपी को पंख लगाने हैं, और जीडीपी को पंख जब लगेंगे
जब हमारे प्रदेश की आय बढ़ेगी और प्रदेश पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनेगा और आत्मनिर्भर के साथ साथ देश पूरे देश का उत्तराखंड एक अग्रणी राज्य बनेगा। अग्रणी राज्य कब बनेगा? जब यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में काम होगा। जितने हमारे महिला एनजीओज हैं वो लगातार जो काम कर रही हैं, सरकार उनको बूस्टअप करने के लिए 5 लाख रुपए तक का जो महिला समूह है उनको 5 लाख तक का ऋण दे रहे हैं और उसके ऊपर जो ब्याज की दर है वो बिल्कुल नॉमिनल है। साथ ही जितना वो उत्पाद अपना तैयार कर रहे हैं उसके लिए मार्केटिंग की व्यवस्था सरकार कर रही है। वो जो भी उत्पाद अपना तैयार कर रहे हैं, यदि सरकार के किसी भी विभाग में उस उत्पाद की आवश्यकता होती है तो फर्स्ट प्रायोरिटी उनके उत्पाद को परचेस करने की होगी, उसके बाद फिर हम मार्केट से लेंगे। तो एक तरह से जो हमारी मातृ शक्ति है। और आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि ऐसी लगभग 6 लाख हमारी महिलाएं एनजीओ से जुड़ी हैं जो अपने जो उत्पाद भी तैयार कर रही है और आर्थिक समृद्धि की ओर लगातार बढ़ रही हैं। जिस तरह से हमारा केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का जो लाडली बहना और लखपति दीदी और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो मातृ शक्ति को और ज़्यादा समृद्ध और सुदृढ़ करने की दिशा में लगातार काम कर रही हैं। जिस तरह से अभी मैंने पहले इस बात का उल्लेख किया कि हम आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। उसमें अभी जो हमारी टिहरी बांध है, टिहरी बांध में हमने उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए एक यूनिट एक्स्ट्रा उसमें अभी जो काम नहीं कर रही थी वो भी काम करनी आरंभ की है। तो उससे उत्पादन बढ़ा है और जब उत्पादन बढ़ेगा तो उसका जो शेयर उत्तराखंड को मिलना चाहिए अब मिलता है तो उसमें भी वृद्धि होगी, उससे ही पैसा आ रहा है हमारे पास। साथ ही जो वर्षों से लंबित पड़े कई प्रोजेक्ट थे जैसे लखवाड़ परियोजना है, जमरानी बांध परियोजना है, उससे जो हम बिजली तैयार करेंगे वो उससे पूरी तरह से बिजली के मामले में, पावर के मामले में उत्तराखंड आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। और साथ ही जो हमारी सरप्लस बिजली होगी उसको हम अन्य 5 राज्यों में पानी को भी और सिंचाई का पानी को और बिजली को एक्सपोर्ट करेंगे तो वो भी एक हमारे लिए आय का एक बड़ा साधन है। साथ ही अभी मेरे मित्र बोल रहे थे कि हम कृषि सेक्टर में कहाँ ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। तो आप ये जो हमारा कुमाऊं का सेक्टर है, कुमाऊं सेक्टर में चावल की दिव्या जी 1 साल में 3 फसलें लेते हैं वो, 1 साल में 3 फसलें। और उत्तराखंड का जो हमारा बासमती चावल है आज मैं सोचता हूँ पूरे देश में क्या विदेशों में भी हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में है। साथ ही जो गन्ना की बेल्ट है, गन्ने की बेल्ट हमारी बहुत ज़्यादा समृद्ध है। और साथ ही अभी जितना हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में पहले क्या होता था, औने पौने में व्यापारी जाते थे और पहले ही बोल देते थे कि भैया उत्पाद हमारा हो गया। आज सरकार ने ग्रोथ सेंटर के माध्यम से जितने भी किसान हैं हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में उनको ये सुविधा दी है कि आप अपना उत्पाद। पर ये तो राजेंद्र बिजी ने भी कहा संजीव जी कि पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात की जाए मिनिमल इनकम तो हो जाती है उनकी कि ठीक है आपने बेच लिया वो, लेकिन मेजॉरिटी कृषि नहीं है पहाड़ में। नहीं दिव्या जी, राजेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं उन्हीं की बात में ऐड ऑन कर रहा हूँ। देखिए उन्होंने कहा कि यदि हम पर्वतीय क्षेत्रों में सोचें कि हम अपनी कृषि के माध्यम से हम बहुत ज़्यादा एक समृद्धि पालेंगे जैसे कुमाऊं के किसान पा रहे हैं, तो उतना तो नहीं होगा। लेकिन अभी तक क्या होता था, जो बड़ा आड़ती होता था, आड़ती पहले उनको पैसे दे देता था कि ये फसल मेरी हो गई। अब वो फसल मेरी हो गई इससे मतलब है कि वो औने पौने दाम में उनसे उनकी फसल खरीदता था। तो अब जो सरकार ने ग्रोथ सेंटर की व्यवस्था करी है, ग्रोथ सेंटर में जो एक्चुअल मार्केट का रेट है
वो किसान को मिल रहा है, ताकि अब किसान ठगा नहीं जा रहा है, किसान समृद्ध हो रहा है और उसको अपनी उसका अच्छा पैसा मिल रहा है। साथ ही युवाओं के लिए आप होम स्टे देखें, सोलर का इतना अच्छा काम चल रहा है, तो ये पलायन को रोकने की दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। यानी कि जो आपकी पुरानी योजनाएं चल रही थी, पॉलिसीज चल रही थी, उसे ही आगे बढ़ाया जाएगा, उसे ही नवीनीकरण किया जाएगा, नई कोई योजनाएं पॉलिसीज नहीं है। दिव्या जी देखिए, नई योजनाएं भी हैं। अभी जैसे हाइड्रोजन की हम बात कर रहे थे, इकोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारे, जैसे सोलर की बात है, सोलर में हम और भी इसमें एड ऑन कर रहे हैं। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ, संशोधन हो रहे हैं पॉलिसीज में, नई अलग से कोई सेपरेट पॉलिसी नहीं है, पुरानी में ही संशोधन हो रहे हैं। दिव्या जी देखिए, अलग पॉलिसी भी आ रही हैं, और जो अभी वर्तमान में चल रही हैं, इनमें भी कुछ और ज्यादा बेहतर हम कैसे कर सकते हैं, उसकी और पूरा ध्यान है। उद्देश्य ये है कि हमारी आय बढ़नी चाहिए, और जो उत्तराखंड पूरी तरह से हम लोग आत्मनिर्भर बने, इस दिशा में हम लोग लगातार, हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी पूरे जी जान से जुटे हुए हैं। और जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अभी आप देखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, ठीक है, एक मिनट प्लीज बात कर, मैं मैं एक लाइन में समाप्त कर रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभी जो देहरादून से लेके मसूरी तक ये रोपवे बन रहा है, साथ ही एक सुरंग का भी निर्माण हो रहा है, जिससे मैं सोचता हूँ टूरिज्म भी बढ़ेगा और हर लिहाज से वो अच्छा होगा। बिल्कुल। गिरिराज किशोर जी, ये जो बड़े बड़े नंबर्स हैं, आप लोगों को डाउट क्यों है? क्योंकि ये तो नीति आयोग की रिपोर्ट है ना, ये तो बनी बनाई रिपोर्ट नहीं है। चलिए एक बार के लिए आपकी बात मान भी लें कि सरकार दिखाती कुछ है, करती कुछ है। आपने कहा सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, लेकिन जो सेंट्रल रिपोर्ट है, नीति आयोग अगर कह रहा है कि हम नंबर 1 है, तो इसमें कहाँ संदेह है आपको? आज भी मैं एक बात रखना चाहूंगा दिव्या जी, कि भाजपा सरकार जो इस समय शासित है, अगर वाकई स्ट्रांग विल को लिए हुए अपने जनमानस के बीच में पूरे सेंटिमेंट्स के साथ, इमोशंस के साथ अगर उतरती है, जो बातें कर रहे हैं जीडीपी को डबल करने की, पहले पायदान पे लाने की, जब बात मैं रख रहा हूं दिव्या जी, ग्राउंड जीरो पे जाने वाला व्यक्ति एक निश्चित रूप से आपके इस डिबेट में एक बात रख रहा है कि अगर मैं विलेज टूरिज्म की बात करता हूं तो प्रैक्टिकली मुझे लगता है कि अगर वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाता है, जब मैं कह रहा हूं आपसे कि 7 वर्षों में इम्प्लीमेंटेशन की तरफ कोई स्टेट प्लान से कोई प्रोग्राम नहीं है जो वाकई अपना एक कार्य रूप ले रहा हो, जो कार्यान्वयन की तरफ। अगर मैं विलेज टूरिज्म की बात करता हूं, अगर फ्लोरिकल्चर की बात करता हूं, ऐसे ऐसे स्पॉट्स हमारे पास हैं क्लाइमेटिकली, जहां पे तरह तरह के फ्लावर्स जो हैं, फूल जो है, एक बहुत बड़ा दोहन वहां पे हो सकता है। फिशरी की मैं बात करता हूं बार बार आपसे, पारंपरिक खेती की बात करता हूं कि बढ़ावा दें। वाकई अगर वो एक समय में वाकई पूरा परिवार 18 और 20 लोगों का चलता था, मंडवे को, जंगोरे को, और जितनी भी हमारे दालों की जो खेती होती थी, तिलहन की जो खेती होती थी, अगर वाकई उस समय सारी चीजें वाकई होती थी और एक सरशब्द उस समय किसान होता था, पूरे परिवार को देखता था, आजीविका चलती थी, तो निश्चित रूप से सरकार का ठीक है पलायन हुआ है, लेकिन जो मास वास कर रहा है वहां पे, वाकई उसको आप कितना अवेयर कर रहे हैं, कितनी उसको फैसिलिटीज दे रहे हैं। आज अगर माइक्रो इंडस्ट्री की बात बार बार रखता हूं कि उसका दोहन करो हर्ब्स का, सरकार कब जगेगी कि छोटे छोटे एक माइक्रो प्लांट्स जो है, छोटे छोटे, वाकई आपको ये लगे कि वहां पे वाकई इतनी जड़ी बूटियां हमारे पास अवेलेबल है पहाड़ में, उसका दोहन करने की बात है। अगर वाकई इनके साइंटिस्ट जाते हैं, अगर मैं हॉर्टिकल्चर की बात कर रहा हूं, जो सोई भी स्थिति में होते हैं, चाहे पंतनगर में हो, चाहे जितने हॉर्टिकल्चर से रिलेट करते हैं लोग, इनके साइंटिस्ट जो है, वो कभी जाने को तैयार नहीं है पहाड़ में। निश्चित रूप से अगर वो पहाड़ जाए और वहां वाकई अगर वो एक अवेयरनेस प्रोग्राम सरकार चलाए, केवल ग्राउंड जीरो की मैं बात कर रहा हूँ, केवल यहाँ बैठ के, साइंटिस्ट तो इंडिपेंडेंट होते हैं ना सर, किसी सरकार के अंडर काम नहीं करते। हमने नहीं जितने सर, को लेकर क्लाइमेट, सुनिएगा, हॉर्टिकल्चर अपनी रिसर्च भी तो चलती है ना सरकार। हॉर्टिकल्चर में जो लोग काम कर रहे हैं भाई, जो सरकार जिनको सैलरी दे रही है,
अगर वो लोग पूरी तरह से जो है अपने को पूरा डिवोटेडली अगर वाकई वो काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके ऊपर जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं जिनको काम लेना है या सरकार को काम लेना है, मुखिया को और मंत्रियों को, विधायकों को, वो लोग अगर सिंसियरिटी दिखाएं, तो मैंने एक एग्जांपल सबसे बड़ा ये दिया जो बार बार दिया जाता है यशवंत सिंह परमार जी का, तो सब लोग जानते हैं। अच्छा, गाँव चलो उन्होंने एक नारा दिया था। एक विपक्ष होने के नाते जब आप लोग कहते हैं सरकार हमारी सुन नहीं रही, क्योंकि आपके आइडियाज को देखकर ऐसा लगता है, क्योंकि आप लोग धरातल पर जाते हैं, आप ये कहते हैं, आप एक प्रपोजल लेकर कभी गए? सुनिएगा, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, छोटा सा एग्जांपल, 1 मिनट का एग्जांपल है। चंद्रशेखर भट्ट एक डीएम हुआ करते थे, बाद में वो कमिश्नर बने कुमाऊं, पौड़ी में डीएम हुआ करते थे। एक दिन मेरा 12 और 17 के बीच में जब हम लोग शासित थे, सरकार थी हम लोग, एक दिन उनसे टेलीफोनिक मेरी बात हुई। उन्होंने कहा, हिंदवान जी आज एक बात आपको बतानी है, आज मैं बड़ा खुश हूँ भाई, आज 500 किलो मंडवा, 500 किलो मैंने झंगोरा इकट्ठा करवाया पौड़ी में। ब्लॉक स्तर से मैंने ब्लॉक्स को आदेशित किया, निर्देश मेरे थे, और आके जो है ये मंडवा और झंगोरा 500 कुंटल मेरा इकट्ठा हुआ है। लेकिन इसके पीछे मूल में जो रीजन है, हिंदवान जी, खरीद मूल्य आपने तय की निश्चित रूप से। आज अगर बात करता हूं मैं कि विपणन की व्यवस्था बनाए, आज ग्राउंड जीरो पे जाके सतपुली के पास में अभी 2-3 बार मेरा जाना हुआ, मेरा थैलीसैंड भी जाना हुआ, वहां पे विपणन की व्यवस्था, कोल्ड स्टोरेज नहीं है हमारे पास पहाड़ में, मालूम है। आज स्थिति ये है कि सीजनल सब्जियां भी जो हमारे पास होती हैं, उसकी पूरी तरह से इतनी भरमार होती है, इस तरह से वहां पे होती है सीजनल सब्जियां कि उसको खाने वाला नहीं होता है। बिल्कुल, इतनी अधिकता उसकी होती है। अगर विपणन की व्यवस्था होती, अगर कोल्ड स्टोरेज होते, अगर एक प्लानिंग से पूरा, अगर सरकार एक प्लान बनाए और वाकई उसको खरीदे, उसकी एक विपणन की व्यवस्था बनाए, अगर पूरा इन्वॉल्वमेंट अगर सरकार इस तरह का रखे, तो निश्चित रूप से जो मास वहां वास कर रहा है, जो छूटा, आज की स्थिति है कि गांव में 15 और 20 और 25% लोग हैं, लेकिन वो लोग भी सरशब्द होंगे। निश्चित रूप से एक मैसेज के पास ऑन होगा कि जो बच्चा नौकरी करने दिल्ली में जा रहा है, मूल में पहाड़ से, और वाकई एक छोटी सी सैलरी में कुछ बचा नहीं पा रहा है, वो आके प्रेरित होगा, उसको एक निश्चित रूप से एक इंस्पायर करने वाली बात होगी, और वो आने को मजबूर होगा और आके वो खेती को अपनाएगा। अगर उसको साइंस उसमें इन्वॉल्व मिलती है, तो निश्चित रूप से वो एक बहुत अच्छा आकार ले। आज भी किसान वहां पे काम कर रहे हैं, कीवी भी उगा रहे हैं, लेकिन लिमिटेड लोग हैं। ठीकम राठौर जी, आपके सवाल बहुत है, आपने आंकड़े भी यहाँ पर रखे हैं, लेकिन एक क्षेत्रीय दल होने के नाते, यहाँ के निवासी होने के नाते, आपको लगता है 14 नीतियाँ जो आगे आने वाले समय में जिन पर काम होगा, वो हमारी प्रदेश की बेहतरी कर सकते हैं? देखिए दिव्यदर्शिनी जी, जो इनकी नीतियां हैं ना, ये नीतियां सरकार अपनी जिम्मेवारी तय नहीं कर रही है। हम यही तो कह रहे हैं, लघु उद्योग लगाओ, सरकार लगाएगी। एक जो अनट्रेन आदमी है उसको आप कहाँ लघु उद्योग लगाने के लिए बोल रहे हैं? ये जो समूह है हमारे, ये ब्रांचें होती है, वो कलेक्ट करने का काम करती है, और जो उद्योग होता है लघु उद्योग, वो उसको मॉडिफाई करके डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगा, जहां से हमारा राजस्व बढ़ेगा। जब तक हमारा राजस्व तय नहीं होगा, तब तक किसी भी राज्य की जो नीति निर्देशन की जो हम बात करते हैं, वो कभी तय नहीं हो पाएगी, और जो हमें लाभ मिलने वाला है वो नहीं कभी मिल सकता। हमें बुनियादी जड़ पे काम करना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा जो हमारी कृषि क्षेत्र का परिक्षेत्र पड़ता है, उसको डेवलप करने की जरूरत है, और उसमें तमाम प्रकार के जो हम संसाधन जुटा सकते हैं, जिसमें हमारा गांव का आदमी सीधे सीधे अनभिज्ञ भी नहीं हो, वो ज्ञानवान है, उसके क्षेत्र में जानकारी रखता है। ये सरकार जिम्मेदारी तय नहीं करना चाहती, और सरकार कोई ऐसे उद्योग नहीं लगाना चाहती, क्योंकि उसमें उनकी जवाबदेही होगी, और वो जवाबदेही वो लेना नहीं चाहती है। इसलिए इस बात में ये बिल्कुल फिसड्डी है। तब ये देखो, ये ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रही है, ये कौन लगाएगी? कंपनी आएगी लगाने के लिए। क्या हम नहीं जानते इस चीज को? ठीक है, इससे लाभ हो सकता है, हम इसका डिस्पोज कर सकते हैं, विश्व में भी डिस्पोज कर सकते हैं, अपने यहाँ भी, जो जहाँ भी हमारे शिपों में भी इसकी जरूरत पड़ती है, आपको हेल्थ के लाइन में जरूरत पड़ती है, कई जगहों इसकी जरूरत पड़ती है, जियोथर्मल है, ये तमाम ये इसी पे दिमाग लगा रही है कि बाहर से कंपनी आएगी, वो लगाएगी। जो गांव का जो जानकार आदमी नहीं है, वो इसमें कैसे काम कर पाएगा? तमाम प्रकार की तो उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो हम ये कह रहे हैं ना, हमने तो अपना घर बचाना है, हमें नहीं चाहिए ऐसे उद्योग, हमें वो चाहिए जिससे हमारे लोगों को सीधे सीधे उसकी जो जमीन है वो बचाई जा सके, उसमें प्रोडक्शन बढ़े, और उसकी जो खुशहाली है वो बनी रहे। लेकिन टीकम राठौर जी, जो आप कह रहे हैं बाहर से कंपनी आएंगी, पहले ही भी बाहर से कंपनी आई थी और यहाँ पर रोजगार के अवसर जनरेट हुए थे, तो अब आपको क्यों लगता है कि अगर ये कंपनियां बाहर से आएंगी तो ये हमें रोजगार नहीं देंगी, बल्कि हमारे रोजगार छीनने का काम करेंगी? नहीं, ऐसा नहीं मैंने कहा।
रोजगार इसमें भी मिलेंगे, मैं ये ऐसे नहीं कह रहा हूँ। ये यदि सरकार फिर खुद लगाए ना, बाहर की कंपनियों को हम बिल्कुल ऑथराइजेशन नहीं इसमें देंगे। सरकार तो जिम्मेवारी सरकार का तय करे, लगाने का मतलब जिससे कि क्या है? राज्य का राजस्व बढ़े। सुनिए आप, राज्य का राजस्व बढ़े और अपनी जिम्मेवारी तय करें। ये जो ठेके वाला सिस्टम है, ये बिल्कुल हम पसंद नहीं करते, और हम चाहते हैं कि जो हमारी जो खेती है उसको बिल्कुल उपजाऊ बनाया जाए। वो जरूरी नहीं है, आज तमाम प्रकार की नई उन्नत फसलें मिल रही हैं विश्व से। आप एक से एक चीजें आज डेवलप हो चुकी है, कई चीजों पे मॉडिफाई कर रहे हैं। आज तो गमलों में भी आप अमरूद उगा रहे हैं, तो कई ऐसी चीजें हैं। हमारे पास तो खेत है, पूरा जड़त्व है हमारे पास है, तो हम क्या नहीं कर सकते। लेकिन सरकार की जो सोच है ना, वो पॉजिटिव दिशा में होनी चाहिए, और जिस दिशा में हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग टच हो सकते हैं, जिस पहाड़ी क्षेत्र के नाम पे हमारा राज्य बना है, उस क्षेत्र के प्रति हमारी नीतियां वही बननी चाहिए। और सरकार को ये जो इजुल फिजुल की जो नीतियां ला रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता ये सही दिशा में इसके कदम है। ठीक है, हमें लाभ ही नहीं कमाना है, हमें समाज को भी बचाना है। तो हम जो क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते मैं एक आपसे विनती भी करता हूं कि आप सरकार से भी, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जितना भी हमारा पहाड़ी परिवेश है, वो पहाड़ी परिवेश बिल्कुल सामाजिक ताने बाने में रहना चाहिए। और जो गांव का कम पढ़ा लिखा आदमी भी है, वो भी, उसको भी ऐसा लगे कि मैं इस फैक्ट्री में काम कर सकता हूं। बिल्कुल। मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। राजेंद्र बिजी, आपसे शुरुआत करूंगी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। दिव्या जी, जहां तक मुझे लगता है कि जो अभी जो नीति बना रहे हैं, जो नई इन्होंने 14 नीति की बात करी है, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका शिफ्ट है वो जो उन्होंने पहले नीतियां बनाई हैं उससे थोड़ा शिफ्ट है। अब ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वो जो है मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे जो है एक तो हमें बहुत अच्छा जो है रेवेन्यू मिले, दूसरा क्या कहते हैं वहां पे हमें जो है एक नया टेक्नोलॉजिकली जो है एडवांसमेंट हो, पहली चीज। दूसरी बात तक हम पहले कर रहे थे पर्यटन की बात कर रहे थे। जब हम होम स्टे की बात करते हैं, तो होम स्टे जो है डायरेक्टली, अगर आप समझते हैं कि एक लोकल को जो है उसको इफेक्ट करता है, और आज के समय में कई हजार होम स्टे जो है उत्तराखंड में शुरू हुए हैं, और इतने बढ़िया होम स्टे कि उससे काफी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं, अगर सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, जो कि एक अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स है, जो पहले हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक की बात कर रहे थे, नाउ उन्होंने शिफ्ट करा है सोलर में। तो सोलर जो है बहुत इमीडिएट हमें जो है मतलब रेवेन्यू देता है, उसके अलावा जो है बहुत जल्दी जो है इंस्टॉल हो जाता है, और उसमें ज्यादा इतना खर्चा भी नहीं है, और उसमें सब्सिडी भी सरकार ने बढ़ाई है। जो उत्तराखंड में जो सब्सिडी है गांव में, वो सबसे ज्यादा सब्सिडी है और राज्यों में। तो जहां तक सरकार की बात है, सरकार ने बहुत सोच समझ के इन जो है अपनी नीतियों में जो इकोनॉमिक जो है सर्वे किया, और जिस तरह से उन्हें लग रहा है कि फ्यूचर में हम कैसे अपनी जीडीपी बढ़ाएं, कैसे इनकम बढ़ाएं, कैसे रेवेन्यू बढ़ाएं, उस तरह से जो है उन्होंने शिफ्ट करा है। इवन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी जिस तरह से बात कर रहे हैं, उसमें भी उन्होंने जो है बहुत सारी जो है नीतियां चेंज करी है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का बहुत अच्छा जो है क्या कहते हैं जो है शिफ्ट है, जो मतलब जिसे कहते हैं जो डिलेड हमारे इकोनॉमिकल जो रिस्पांस देते हैं, उनकी जगह जो क्विक रिस्पांस जो है एक सिस्टम में जो है वो एंटर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उत्तराखंड गवर्नमेंट के लिए। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी बात क्या है, जो आज हमारे एक वक्ता जी ने बोले कि हमारा जो है दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम जो नीतियां बनाएं उनको फुल प्रूफ करें, उनका 100% इम्प्लीमेंटेशन हो, नंबर 1। नंबर दूसरा क्या है कि जो भ्रष्टाचार है, जो सरकारी जो डिपार्टमेंट्स का भ्रष्टाचार है, जो लोग वो उसको आगे नहीं मतलब काम करने में जो उनके जो प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, उसको कैसे बढ़ाएं, ये भी सरकार को देखना पड़ता है। अगर इस पे ही काम कर दिया जाए तो हमारी जीडीपी वैसे डबल हो जाएगी। बिल्कुल। गिरिराज किशोर जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट। सरकार हमें देखनी हो अगर स्ट्रांग विल को लिए हुए चलती है, निश्चित रूप से धरातल पे ग्राउंड जीरो पे इम्प्लीमेंटेशन ले जाती है। जितना डिस्कशन विलेज टूरिज्म पे, हॉर्टिकल्चर पे, हर्ब्स जो हमारे पास अवेलेबल है उस पे उसका दोहन करना, बाकी फ्लोरिकल्चर पे बात हुई, फिशरी पे बात हुई, निश्चित रूप से अगर वाकई इम्प्लीमेंटेशन की तरफ सरकार जाती है, और इनको जाना पड़ेगा, ये निश्चित रूप से 2.5 वर्ष का जो कार्यकाल अभी बच रहा है सरकार का, करण महाराज जी के नेतृत्व में हम लोग इनको जगाने का कार्य करेंगे। और वाकई आज अगर ये बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि अव्वल दर्जे पे आए राज्य जो, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो धरातल पे, स्टेट प्लान। बिल्कुल शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए दिव्यदर्शिनी जी, मैं तो सरकार को यही कहना चाहता हूँ, जो भी नीतियां बने क्षेत्र के प्रति समझ के नीतियां बने, और लोगों के रुझानों से नीतियां बने, जिसमें हम आसानी से बढ़ सके, और उसमें चाहे हमें कई प्रैक्टिकल करने पड़ जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये इलजुल फिजुल की जो हम बाहर से कंपनियां लाएंगे, तब हम ऐसा सोचेंगे ये एक नया एक्सपेरिमेंट है, और जो सफल भी नहीं होगा। मैं ये
हमारा अपना भी ऐसा अनुभव है। बिल्कुल। बाकी आप संजीव वर्मा जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट। दिव्या जी देखिए, ना क्षेत्रवाद, ना जातिवाद, ना भाई भतीजावाद उत्तराखंड में चलेगा तो केवल और केवल विकासवाद, और विकासवाद की राह पर माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जो उनकी एक युवा सोच है, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, तो जो उनका एक लक्ष्य है विजन 2025, उत्तराखंड को देश का प्रथम राज्य बनाना है, सर्वप्रथम राज्य बनाना है, उस दिशा में हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे युवा को चाहे युवा को रोजगार। फाइनल कमेंट। अरे श्रीमान जी, दिव्या प्लीज कंक्लूड कीजिए सर, प्लीज कंक्लूड कीजिए। दिव्या जी, ये वो लोग हैं जो जगह देनी है हमको। ठीक है, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की है कि 14 नीतियों पर काम करने जा रही है सरकार। ये 14 नीतियां कौन सी हैं? इस डिबेट में एक शिफ्ट की बात की गई है कि जो नीतियां उसमें हल्का सा शिफ्ट किया गया है, मॉडर्नाइजेशन की ओर, डेवलपमेंट की ओर सरकार विचार कर रही है। और यहाँ पर दो बातें सामने आई है कि अगर 100% इम्प्लीमेंटेशन होता है और भ्रष्टाचार अगर यहाँ पर खत्म होता है तो कहीं ना कहीं इजी और सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन इनका होगा। अब देखना ये होगा ये 14 नीतियां कौन सी हैं और किस स्तर पर इन पर काम होगा। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।